देखो, एक्ट ऑफ 1773 के पहले थोड़ी सी कहानी अपने को पता होनी चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग, टू मेक प्रॉफिट्स। और हुआ क्या कि जब वो आई उसके बाद से कंसिडरेबल टेरिटरीज इंडिया में उसको मिलने लगी। याद है ना, चाहे वो मद्रास हो, चाहे वो बंगाल हो, ये सब उसके पास आने लगी। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एक बड़ी भारी परेशानी थी, एंड दैट वाज द प्रॉब्लम ऑफ इंटरलोपर्स। आई डो नॉट नो वेदर यू नो दिस वर्ड और नॉट, बट द वर्ड इज इंटरलोपर्स। सॉरी, ये टी नहीं है, एल है। इंटरलोपर्स। कितने लोगों को पता है हु वर इंटरलोपर्स? क्यों भाई? पता होना चाहिए था। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो बिजनेस कर रही है, और वो अपने यहां अपॉइंट कर रही है अपने ऑफिशियल्स को, वर्कर्स को, काम करने वालों को। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो सबसे बड़ी समस्या हुई कि इसमें इंटरलोपर्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया। इंटरलोपर्स वो लोग हैं who are employees of East India Company but carrying on their private trade। वो अपना प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं। हम आपको याद दिलाएं कि एक बादशाह थे, मुगल बादशाह, जिनका नाम था फर्रुखसियार। फर्रुखसियार साहब ने उनको फ्री में ट्रेड करने की इजाजत दे दी। जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा, फ्री में ट्रेड मतलब विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस। आप टैक्स मत दो और ट्रेड करो। अब जरा सोचो, एक इंडियन है और एक ईस्ट इंडिया कंपनी है। इंडियन ए से बी तक सामान लेके जा रहा, उसको टैक्सेस देने हैं, और इसको भी ए से बी तक सामान लेके जाना है, बट नो टैक्सेस। किसका माल बिकेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी का बिकेगा, क्योंकि टैक्स देना ही नहीं है इसको। ठीक है। और जब ऐसा हुआ तो एक तो इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास खत्म होने लगा हमारा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे उनको अपॉर्चुनिटी दिखी, और उन्होंने जो वो फ्री में ट्रेड करने वाली, टैक्स फ्री ट्रेड करने वाला जो डॉक्यूमेंट था, उसको बोलते थे दस्तक। क्या बोलते थे? दस्तक। So they misused, rather abused दस्तक for their own profits. But you should remember कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनको यहां लेके आ रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी उनको सैलरी दे रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी उनको रखने का खर्चा दे रही है। प्रॉफिट ये अपने ले रहे, तो प्रॉफिट ज्यादा किसको होगा? इंटरलोपर्स को। किसको प्रॉफिट ज्यादा होगा? इंटरलोपर्स को। और इसीलिए हम आपको बताएं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे वो यहां से इतना कमा के गए इंग्लैंड कि उनको इंडियन नवाब्स कहा जाने लगा। दे आर नोन एज इंडियन नवाब्स। क्यों इंडियन नवाब्स कहा जाने लगा? उन्होंने वहां पर बड़े बड़े बंगले खरीद लिए, पैलेसेस खरीद लिए, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें खरीद ली, और एकदम नौकर चाकरों की फौज लेकर के वो वहां रहने लगे। जबकि पहले जब वहां से गए थे इंडिया, तब उनके पास कुछ भी नहीं था। दे वर वेरी पुअर। तो ये जब हुआ तो फायदा किसको हो रहा? इंटरलोपर्स को हो रहा। और ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अंडरगोइंग, वॉज बेयरिंग ह्यूज लॉसेस। ठीक है, बहुत खतरनाक लॉसेस वो झेल रही थी। और जब खतरनाक लॉसेस झेल रही थी तो ऐसा लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब बैंकरप्ट हो जाएगी। क्या लगा?
कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब बैंकरप्ट हो जाएगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक अपील की कि हमें लोन दिया जाए टू प्रोटेक्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बीइंग बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है ऐसे जो अपने लोन्स को रिपे ना कर पाए, उसको हम क्या बोलते हैं? बैंकरप्ट हो जाना। समझ गए आप? उसको क्या बोलते हैं हम? बैंकरप्ट हो जाना। तो वो बैंकरप्सी जो थी उसकी हो गई थी। अब पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिशियंस को लगा कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे आ रही है, क्योंकि हर पॉलिटिशियंस के छर्रे होते हैं और यहां तक कि उनके बेटे बेटे भी होते हैं। तो वो चाह रहे थे कि यदि हमारा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी पे हो जाए तो हम अपने लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती करा करके इंडिया भेजेंगे, ये भी कमा के लाएंगे। समझ गए? सो इट वॉज द कोविटसनेस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस हु वांटेड टू यूज द प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन देयर ओन पर्सनल गेन्स। समझ गए? अपने फायदे के लिए वो इस पर निगाह रखे हुए थे, कोविटसनेस के, बस ये मौका मिला और हम इसको अपने पास अपने लिए लेके चले आए। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब देखो, हम लोन तो दे देंगे, पार्लियामेंट क्या कह रही है, हम लोन तो दे देंगे, लेकिन हम तुम्हारे अफेयर्स को, मामलों को विनियमित करेंगे। क्या करेंगे? विनियमित करेंगे। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वांटेड टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी इन देयर अफेयर्स, एंड देयरफॉर in 1773 the act came, और इस एक्ट का नाम इसीलिए रखा गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। समझ गए कि नहीं समझ गए? देखो यहां पर यह भी स्थिति है कि जितने ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे वो पर्सनल गिफ्ट लेते थे यहां से, राजाओं से, जमींदारों से, हुक्मरानों से, कि भैया हमारा ये पर्सनल गिफ्ट है, और वो पर्सनल गिफ्ट लेके चले जाते। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल रहा है? और आप देखो 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर। इसका मतलब यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी हैज नाउ एक्वायर्ड ह्यूज टेरिटरीज इन इंडिया एंड नाउ वाज यूटिलाइजिंग द रेवेन्यू ऑफ दीज टेरिटरीज फॉर देयर ओन फेवर, फॉर हर ओन एडवांटेजेस। तो यह भी था एक कारण कि यार इतनी बड़ी तुम्हारे पास जगह है, इसका फायदा कुछ हमको भी तो दो। ठीक है? और इसीलिए याद रखिएगा कि कहानियां बहुत सारी हैं, लेकिन हम अभी चाहते नहीं कि उन कहानियों पे जाएं। कहानी यह भी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जब रूल हुआ था तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा बहुत बुरी स्थितियों में आ गए। मैंने कहा ना कि ये हमारे मर गए, कैपिटलिस्ट क्लास। और ये कैपिटलिस्ट क्लास कौन है? जमींदार हैं, बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, और इनकी अपनी डिमांड्स हुआ करती थी। कपड़े अच्छे सिलवाएंगे, जूते में हम सोना मढ़वा के पहनेंगे, राजे रजवाड़े निपट गए, नवाब साहब गए, तो उनकी डिमांड्स कम होगी तो हमारे यहां के कारीगर भी तो खत्म हो रहे हैं, हमारे यहाँ की कॉटेज इंडस्ट्री भी खत्म हो रही है, हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज भी खत्म हो रही है, बल्कि हमारे की इंडस्ट्रीज ही खत्म हो रही है। मैं कहता हूं इट वाज एन इवेंट ऑफ डेसिमेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, कि भारतीय उद्योग तो तहस नहस कर रहे हैं। डेसिमेट का मतलब होता है खत्म कर देना, नेस्तनाबूद कर देना, समाप्त कर देना, मार देना, यह है डेसिमेशन। और यह डेसिमेशन हुआ हमारे यहां। ठीक है?
क्लियर? तो यहां पर जनता की स्थिति भी खराब थी और कारण यह था कि जो डुअल गवर्नमेंट क्लाइव ने यहां पर लागू किया था बंगाल में, जिसमें नवाब को कहा गया था कि आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालो और हम यहां के फाइनेंसेस संभालेंगे। तुम ये बताओ कि फाइनेंस संभालने वाले के पास पैसा होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाले के पास? दीवानी और वजारत डिस्कस करेंगे कभी हम। तो न नवाबों के पास पैसा था कि डेवलप करें, और ये तो अपना सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रहे थे। और इसीलिए हमारे यहां पर यह कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज हैविंग ऑल द अथॉरिटीज सैंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक वर्ड होता है, आई डो नॉट नो वेदर यू नो इट और नॉट, SANS। कितने लोगों को पता है सैंस का मतलब? सैंस का मतलब होता है विदाउट। अथॉरिटी है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो हम कहते हैं अथॉरिटी सैंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब यदि किसी को बंदूक दे दो और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दो तो किसी को भी मार आएगा। तो अथॉरिटी तो है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो ना, कि भाई तुम्हारे को कोई दुश्मन मिले, जो देश का दुश्मन हो उसको मार दो, कोई तुम्हारी जान ले रहा हो उसको मार दो, लेकिन तुम ऐसे ही किसी को थोड़ी ना गोली मार दोगे। तो यदि अथॉरिटी दी जाती है बंदूक दे करके तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है, और जिस दिन वो अपने इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करता है उसके ऊपर मुकदमा भी चलता है, जेल भी जाता है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अथॉरिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो डुअल गवर्नमेंट में उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी नवाब को और खुद मजे ले रहे हैं पैसे के। ठीक है, इसी तरह से रोल ऑफ इंटरलोपर्स हो गया। बोलने की जरूरत तो नहीं, इसको समझाने की जरूरत तो नहीं है। इंटरलोपर्स जैसे ही आएगा आपको समझ में आ जाएगा, आप लिखते चलना अपने हिसाब से, मैं पढ़ाता चल रहा हूं अभी। इंटरलोपर्स कौन है? कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, वो अपने प्रॉफिट के लिए प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं, उनको हम इंटरलोपर्स कहते हैं। ठीक है, एक और कारण है, मैंने कहा ना, कोविटसनेस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। मौका मिल गया कि हमारे बच्चों को भी ईस्ट इंडिया कंपनी में जगह मिल जाए तो आनंद आ जा, अपना बुढ़ापा और बच्चों की जवानी दोनों ठीक हो जाएगी। यही होगा ना? तो ये जो चीजें हम देखते हैं, इन चीजों को मैं हमेशा कहता हूं कि आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि आप इसको समझ लोगे तो आपके लिए कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट चाह रही थी, अब इसीलिए इनको अपॉर्चुनिटी मिल गई। क्या अपॉर्चुनिटी मिली? अपॉर्चुनिटी ये मिली कि ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी एंड दे डिमांडेड, रादर नॉट डिमांडेड, दे रिक्वेस्टेड फॉर अ लोन फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट। डिमांड कैसे करेंगे? ठीक है, प्रार्थना करता है भिक्षा लेने वाला, आदेश थोड़ी नहीं करता है पैसे लाओ। तो रिक्वेस्टेड, और यह मौका मिल गया ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि चलो करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा पैसा दे दो हमको, और इन्होंने मांगा 14 लाख पाउंड। कितना मांगा? 1.4 मिलियन पाउंड्स। ठीक है, 1767 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने थोड़ा सा दबाने की कोशिश की थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी पावरफुल थी, पैसे थे। 1767 में एक एक्ट पास किया गया था कि भाई यदि तुम्हें इंडिया के साथ ट्रेड करना है, ईस्ट के साथ ट्रेड करना है, पूरब के साथ ट्रेड करना है, तो तुम्हें 4 लाख पाउंड पर एनम देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 4 लाख पाउंड। और 4 लाख पाउंड उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ नहीं था। बोले हाँ, ये पकड़, उठा, लेके जा। ब्रिटिश पार्लियामेंट थोड़ा सा कम मांग लिया क्या? ऐसी स्थिति थी, यही है कहानी। और अब क्या कह रहे हैं यही कि हमको 14 लाख पाउंड का लोन दे दो यार, 1.4 मिलियन पाउंड को
ऐसे लिखते हैं, यदि आपको नहीं पता तो हम बता दें। ठीक है, तो ये चाहिए था उनको, तो उन्होंने कहा ठीक है। और इससे क्या क्या किया इन्होंने, एक तो 14 लाख पौंड दिए इनको, इट सैंक्शनड अ लोन ऑफ 14 लाख पौंड, 1.4 मिलियन पौंड का एक लोन सैंक्शन किया। और दूसरा रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। दूसरा क्या पास किया, रेगुलेटिंग एक्ट। अब समझ बात आ गई कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वक्त में आया। तो ये कहानी जरूरी थी कि नहीं थी, हम लिखवा देते तो आपको कुछ नहीं समझ में आता, लिखवा तो सकते थे हम। अब जब ये रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ तो इसमें दो पार्ट्स थे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में दो पार्ट्स थे। पहला, चेंजेस इन इंग्लैंड, और दूसरा चेंजेस इन इंडिया, भारत में परिवर्तन। तो पहले एक्ट में दो चेंजेस हुए, फिर कहानी सुननी पड़ेगी आपको हमसे, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज हैं और जब तक इनकी टर्मिनोलॉजी आपको पता नहीं होगी तब तक आप नहीं कर पाओगे। आप जाके किसी से भी पूछिएगा, 99% लोगों को इसकी टर्मिनोलॉजीज नहीं पता है। तो पहला चेंज इंग्लैंड में क्या किया, फर्स्ट पार्ट में पहला चेंज लिखें, एक वर्ड आता है कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स और एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या होता है, एक होता है वर्ड कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स और एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा है उनको पता होगा। ठीक है, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स का मतलब वो सभी लोग जिनके पास ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर्स हैं या जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो तो हो गए कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। अब मान लीजिए इतने लोग कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स में हैं और इतने लोगों के जो कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स में है, ये लोग चाहेंगे ना कि भाई 10-15 लोग जो हैं वो बोर्ड में काम करें, वो डिसीजन ले। हम रोज तो जा नहीं सकते, हमने पैसा लगा दिया है, तो जो डिसीजन लेने का काम करता है वो कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अब यदि सबको वोट देने का अधिकार दिया जाए तो किसी ने 1 पॉइंट लगा रखा, वो भी कहेगा हमको वोट देना है, तो उन्होंने कहा नहीं। पहले जो था वो था कि जिन लोगों के पास, जिन लोगों का इन्वेस्टमेंट कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर में, वोटिंग राइट्स किसको दिया गया, पहले का था 500 पॉन्ड्स फॉर 6 मंथ्स। जिसका इन्वेस्टमेंट 500 पौंड का हो 6 महीने का, वो वोट दे सकता था। अब इन्होंने कहा सॉरी, ये तो बहुत कम है। अब कहा इन्होंने 1000 पौंड 1K फॉर 1 ईयर, इनको वोट देने का अधिकार होगा।